क्या है, कौन बताएगा? चलो अभी बताओ। थर्ड लेक्चर है कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग, क्या होता है, क्यों, क्या है क्लॉज उसमें, कब कर सकते हैं? When company is allowed to go for corporate debt restructuring. बोलो। यहाँ तक हुआ था लास्ट लेक्चर में, राइट? शेयरिंग ऑफ सिक्योरिटी अंडर कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग। क्या है शेयरिंग ऑफ सिक्योरिटी अंडर कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग? As a regard sharing of security between the term lenders and working capital lenders, the following approaches should be adopted. क्यों करते हैं? वर्किंग कैपिटल के जो लेंडर्स है एंड टर्म लेंडर्स जो है, जो वर्किंग कैपिटल के नहीं है, पूरा उन्होंने किया है फाइनेंसिंग, वो लेंडर जो है, working capital term loan and funded interest term loan shall be secured by pari passu charges on the fixed asset. However, the CDR empowered group shall have flexibility to deciding on this aspect on case to case basis. Sharing of security with unsecured lenders may be considered by CDR empowered group on the case to case basis and should be restricted only to the CDR members. ये कंप्लीट हुआ था ना लास्ट टाइम? कन्वर्जन ऑफ डेब्ट टू इक्विटी भी हुआ था शायद। चलो अभी ये नेक्स्ट पॉइंट है, एग्जिस्ट ऑफ केसेस फ्रॉम द सीडीआर मैकेनिज्म। कौन कौन से केसेस है वो एग्जिट कर सकते हैं सीडीआर मैकेनिज्म से? द केस में एग्जिट from CDR if the following criteria are met. Package is fully implemented by the lenders and the security creation compliance by promoters. पूरा का पूरा उन्होंने पैकेज का इम्प्लीमेंट किया है, लेंडर्स ने किया है या जो भी सिक्योरिटी एजेंसी है, और कंप्लायंस किया है प्रमोटर ने पूरे का पूरा, या फिर बोरोर कॉर्पोरेट से इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन भी बाहर से लाया है उन्होंने इश्यूएंस ऑफ इक्विटी टू लेंडर्स हुआ है, डेटरिंग नेसेसरी ऑफ आईबीएफआर हुआ है, स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स मिला है उनको एंड टाई अप हुआ है एडिशनल फाइनेंस के लिए या वर्किंग कैपिटल के लिए, एज पर द पैकेज हैव टेकन प्लेस। जो भी पैकेज उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है वो इम्प्लीमेंटेशन पूरा हुआ है तो आप एग्जिस्ट कर सकते हो उस मैकेनिज्म से। Operational performance of borrower corporate is better than or is in line with the EBITDA projection under the CDR for 2 consecutive years. EBITDA means what? EBITDA क्या होता है ये? For before tax वाला क्या क्या? ऑपरेशनल परफॉर्मेंस यानी जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ऑफ बोरोर कॉर्पोरेट इज बेटर देन और लाइन इन विद द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्स प्रोजेक्शन अंडर द सीडीआर फॉर 2 consecutive years का चेक करते हैं, अगर वो करेक्ट जा रहा है तो आप एग्जिस्ट कर सकते हैं। पेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ बोरोर कॉर्पोरेट इज जनरली रेगुलर एज पर द सीडीआर पैकेजेस फॉर 2 consecutive years। जो भी पैकेज उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, आप सिक्योरिटी लाओ, बाहर से बोरोर लाओ, कैसे भी करके उसका इलनेस कम करने के लिए जो भी आपको सीडीआर जो सेल है उन्होंने आपको अप्रूवल दिया है उसका
उसका अगर पेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो आप 2 इयर्स का तो आप वो केस मैकेनिज्म से एग्जिस्ट कर सकते हो। मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ LOA, लेटर ऑफ अप्रूवल इज ओवर। मिनिमम 3 इयर्स तो उनको रहना पड़ेगा, उसके बाद वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। Borrower corporate seeking exist for CDR has been agreed to make a payment of recompense amount as well as the repayment premium as per the CDR guideline or has a settled payment term with the individual lender. लेंडर का उन्होंने इंडिविजुअल लेंडर से या सीडीआर गाइडलाइन के हिसाब से सबका पेमेंट हो गया है तो वो आप ये सीडीआर से एग्जिस्ट कर सकते हो। इन केस ऑफ अबव पैरामीटर्स आर मेट, द क्वांटम ऑफ रीपेमेंट वुड नॉट बी द क्राइटेरिया फॉर एग्जिट। क्या बोला है उन्होंने कि पेमेंट कर रहे ये क्राइटेरिया नहीं है उनका, ये EBIT वगैरह भी कैलकुलेट होगा, वो पूरा क्रॉस चेक होगा, उसके बाद वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाउएवर इन केस 100% of the lenders decided in favor of exist of a particular case, the approved criteria would not apply। कि जो भी लेंडर्स है उनको ये एग्जिस्ट करना है, पूरे के पूरे 100% लेंडर्स बोल रहे हैं, क्रेडिटर्स अपने बोल रहे हैं कि हमें एग्जिट करना है तो वो कर सकते हैं। CDR Empower Group may relax the criteria for consecutive 2 years performance at 1 and 3 above as also minimum the 3 years if CDR lenders so decided। ये चेंज कर सकते हैं अगर 100% ऑफ आपके जो लेंडर्स है बोल रहे हैं कि हमें ये मैकेनिज्म नहीं रन करना है, एग्जिस्ट करना है इससे। तो अभी देखो कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग, दोनों में से डिफरेंस देखो। क्या है, पहला पॉइंट है डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म एंड सेकंड है डेप्ट स्ट्रेटेजिक डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग। फर्स्ट क्या है, इट कवर्स कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग में देखो क्या होता है, इट कवर्स ऑल कैटेगरीज ऑफ एसेट्स इन द बुक्स ऑफ क्रेडिटर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ RBI प्रूडेंशियल एसेट्स क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड। एज पर RBI क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड से उन्होंने पूरे के पूरे क्रेडिटर्स जो है बुक में से उसको क्लासिफाई करना होता है। इसमें क्या होता है स्ट्रेटेजिक में, द स्कीम कवर्स द एसेट व्हिच हैज बीन restructured by CDR or any other restructuring exercise undertaken by the companies। यहाँ पे कोई भी एसेट ले सकते हैं। It involves the restructuring the existing debt by increasing the repayment period। It involves the restructuring existing debt। कैसे कर सकते हैं, by repayment increasing the repayment period। अगर आप within a 120 days पेमेंट कर रहे हो तो आप उसको 180 कर सकते हैं, और by reducing the rate of interest or by gaining of fresh loans। इसमें क्या कर सकते हैं आप, 3 तरह से आप रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं कॉर्पोरेट का। उन्होंने फर्स्ट क्या बोला है कि एग्जिस्टिंग डेट जो पीरियड है वो आप एक्सटेंड करो या फिर रिड्यूस द रेट ऑफ इंटरेस्ट करो। 8% है तो 7.5 करते हैं, 7.75 कर सकते हैं, या फिर आप फ्रेशली अप्लाई करो न्यू लोन के लिए। इट प्रोवाइड, इस स्ट्रेटेजिक में क्या होता है देखो, इट प्रोवाइड्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ डेप्ट इनटू इक्विटी बाय द लेंडर्स। आपके जो भी डेप्ट है they can convert into the equity। कॉर्पोरेट में नहीं होगा, स्ट्रेटेजिक में होगा। It has a 3-tier structure which includes the CDR cell, CDR Empower Group and Standing Forum। The final decision on restructuring is taken by the Standing Forum। यहाँ पे क्या होता है देखो, the lender का वो ग्रुप फॉर्म करते हैं, हमने देखा था ना लेंडर का JLF ग्रुप फॉर्म करते हैं, जॉइंट लेंडर फोरम। The lender form a joint lender forum to describe the conversion of debt into equity as per the scheme। ये दोनों का डिफरेंस है कि ये करते हैं इन दोनों में। बेनिफिट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग SDR है या CDR है, दोनों का बेनिफिट क्या होता है, कंसोलिडेटेड एग्जिस्टिंग डेब्ट्स। दोनों में भी क्या होता है कि आपका जो पूरा जो डेब्ट है कंसोलिडेटेड हो जाता है। जैसे कि 3-4 टाइप्स के आपने लोन ले रखे तो वो पूरा एक ही कंसोलिडेटेड करके रीपेमेंट का स्ट्रक्चरिंग फाइनल होता है। रिस्ट्रक्चरिंग योर कंपनी डेब्ट कुड हेल्प रिड्यूस द नंबर ऑफ मंथली रीपेमेंट यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ कंसोलिडेटिंग दिस इनटू वन पेमेंट। पूरा का पूरा इसमें वन पेमेंट का हो सकता है।
making your life simpler and allow you to get back to running your business. वो जो स्ट्रेस होता है रीपेमेंट का, उससे वो रिड्यूस होता है, आप एप्लीकेबल करते हैं ये स्कीम तो, और you can focus on your business, plan your finance more easily. Restructuring your company debt into a single loan allow you to make a plan for business future growth. बाद में क्या देखो, lower interest rate. Consolidating your company's existing debt would mean that you pay a lower interest rate overall, reducing the cost of finance to your business for outstanding लोन. अगर आपने 10% से एक लोन लिया है, 12% से लिया है, 8% से लिया है, अगर सब कंसोलिडेटेड होता है तो उसका एक एवरेज रेट कैलकुलेट होगा, उसके बाद आप रीपेमेंट करते हो, तो उसका मतलब क्या है कि 12% पे करना है या फिर वो डिसाइडेड रेट पे करते हैं, तो उसमें कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो अपना जो रेट कैलकुलेटेड आता है वो ओवरऑल कम आता है. फ्रेश अप कैश इन योर बिजनेस, और इससे क्या होता है कि कैश अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है आपके बिजनेस की. The outstanding debt you are repaying each month may be taking up a significant proportion of the cash in your business, causing a strain on your business working capital ability and leaving you unable to carry out your plan to grow your business. Restricting these debts can mean restructuring this debt can mean you are lowering repayments each month, freeing up cash for running your business and enabling you to grow. अभी ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस. ये लास्ट सेमेस्टर में भी था हमको कि एक किसी चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ये पॉइंट था फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का. अभी क्या है देखो, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इज एन टर्म in corporate finance used to indicate a condition when promises to creditors of a company are broken or honored with difficulty. Promises to creditors means what, 120 days में आपको suppose एक creditor है, उसका पेमेंट करना है, but you are unable to pay that amount within a 120 days, और if पे करते हैं तो बहुत डिफिकल्टी आती है, कैसे तो भी पे किया, 4 क्रेडिटर्स को पे करना था, उसमें से एक ही क्रेडिटर को पे किया है, दैट इज कॉल्ड एज ऑनर्ड विद द डिफिकल्टी. इफ द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कैन नॉट बी रिवील्ड, इट कैन लीड टू बैंकरप्सी. अगर पॉइंट टाइम टू टाइम विदिन अ टाइम ये अगर कैलकुलेट नहीं करते हैं तो योर बिजनेस विल बी बैंकरप्ट. Financial distress is usually associated with some cost to the company which are known as a cost of financial distress. इसका अलग से cost carry होगा, that is called as a financial distress cost. क्या cost होता है देखो, direct cost include the auditor's fees, legal fees, management fees and other repayments. Cost of financial distress can occur even if the bankruptcy is avoided. वो अगर अवॉइड भी कर सकते हैं तो भी उसको थोड़ा बहुत तो कॉस्ट आता है. फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन अ कंपनी रिक्वायर्स मैनेजमेंट अटेंशन एंड माइट लीड टू रिड्यूस द अटेंशन ऑन द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी. जो प्रोसेस डे टू डे वर्किंग हो रहा है उससे थोड़ा सा हम फोकस निकाल के हमें किस पे फोकस करना है, ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं, क्रेडिटर्स का टाइम टू टाइम पेमेंट कैसे होगा ये देखना है, ये थोड़ा फोकस करना पड़ेगा. Another source of indirect cost of financial distress are higher cost of capital, as usually bank increase the interest rate if a state of financial distress occurs. इसमें क्या होता है कि अगर बैंक आपसे ये एक स्टेटमेंट बैंक आपको मंथली देना पड़ता है, बैंक में आपका फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटमेंट, उसमें अगर बैंक को ये इंडिकेट हो रहा है कि यू आर इन द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस पोजीशन, that there is a chances that bank increase the interest rate and try to recover their money before your business is bankrupt. That is also extra burden for a company. Options for relieving a financial distress. क्या होता है, if the high debt burden is in the cause of financial distress, the company can undergo a debt restructuring. Debt restructuring में जा सकते हैं वो. If the operational issue are the reasons for the distress, the company can negotiate a payment holiday with its creditor and improve the operations to able to serve its debt.
इसका मतलब क्या है कि अगर क्रेडिटर्स पेमेंट हॉलीडेज लेना है, इसका मतलब क्या है कि अभी आपको किसी आपका रेगुलर पेमेंट है, रेगुलर पेमेंट है आपको, सपोज एक XYZ क्रेडिटर से उसको आप पेमेंट कर रहे हैं विदिन 30 days, राइट? सो आप उसको निगोशिएट कर सकते हैं कि बाबा ये तो नहीं हो रहा है 30 days में, यू कैन इंक्रीज माय रीपेमेंट पीरियड, ये थोड़ा थोड़ा टाइम दे दो अपने को, हमको टाइम दे दो, हम रीपेमेंट करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखो, रिस्ट्रक्चरिंग इज द कॉर्पोरेट Restructuring is the corporate management term for the act of recognizing the legal ownership, operational or other structure of a company for a purpose of making it more profitable or better organized for its present need. Restructure कर सकते हैं कि वो मैनेजमेंट को ही चेंज कर दे, राइट? कि कंपनी बैंक जैसे देखा था हमने स्ट्रैटेजिक में, कॉर्पोरेट में, कि कॉर्पोरेट में क्या होता है कि बैंक कैन टेक कंट्रोल ओवर योर बिजनेस, लाइक वो चेंज कर सकते हैं, या फिर लीगल प्रोसीजर है, ओनरशिप चेंज करते हैं, ऑपरेशन में कुछ चेंज करना है कंपनी के, वो भी चेंज कर सकते हैं। और क्या होता है देखो, एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व इन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफन हायर फाइनेंशियल एंड लीगल एडवाइजर टू असिस्ट द ट्रांजैक्शन डिटेल्स एंड नेगोशिएशन. It may also be done by a new CEO hired specifically to make a difficult and controversial decision required to save or reposition the reoptions the reposition of the company. या फिर आप सीईओ अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर ऐसा पर्सन अपॉइंट कर सकते हैं who is technically what we can say technically able to take a crucial decision on behalf of the company and implement that decision to betterment of the company or reduce the financial distress. That is next point क्या है, strategic restructuring reduces financial losses, simultaneously reducing tension between the debt and equity holders to facilitate a prompt resolution of a distress situation. स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रक्चरिंग आपको हेल्प करेगा, बिकॉज ये इनिशियल स्टेज में अगर हम रन करते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रक्चरिंग, तो उसके चांसेस कम है कि अगर ये ग्रुप फॉर्म करो, उसके बाद जो आपका डेप्ट है वो इक्विटी में करो, तो इसमें क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीज हो जाते हैं अगर आप पूरा का पूरा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वॉट एवर डिविडेंड यू गेट दैट विल ऑल्सो डिवाइडेड इनटू अदर नंबर ऑफ शेअर्स, सो तुमचा प्रॉफिट कमी होतो, त्यामुळे त्यांचं टेन्शन पण कमी होतं जर ते स्ट्रॅटेजिक रिस्ट्रक्चरिंग केलं तर. The process of restructuring the credit obligations are separated, spread out over a longer duration with similar payment. This allows companies ability to meet a debt obligation. Also, part of process, some creditors may agree to exchange a debt for some portion of equity. जैसे हमने देखा है कि स्ट्रैटेजिक या रिस्ट्रक्चरिंग में जाते हैं तो इक्विटी में उनका डेप्ट कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कुछ क्रेडिटर्स एग्री भी होते हैं, कुछ नहीं होते. ये अगर ये थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन है स्ट्रैटेजिक डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग का. With raising a non-performing loan or distressed loan of a bank, Reserve Bank of India has come out with the strategic debt restructuring scheme, which will enable bank to recover their bad loan for converting an advice into a debt and taking control of distressed companies. Conversion of outstanding debt can be done by a consortium of lending institution known as the Joint Lender Forum, which may include the banks and other financial institutions. Central bank's move will approve the much needed mechanism to tackle the issue of bank loan, which has affected a public sector bank the most in the last few years. Conditions apply. कौन कर सकता है ये? At the time of initial restructuring, the JLF must incorporate an option in the loan agreement to convert the entire or a part of loan, including unpaid interest, into the equity share. If the company fails to achieve the milestone and critical conditions stipulated in the restructuring packages.
The decision on evoking the SDR by converting the whole or a part of the loan into an equity share will be taken by the JLF within a 30 days from the review of account. Such decision will have to well documented and approved by the majority of JLF members. Minimum 75% of creditor by value. Value means जो भी आपका creditors का amount है उसके 75% and 60% of the creditor by the number. अगर 100 creditors है तो 60% यानी 60 लोगों ने उसको agree करना चाहिए. The decision date will be called as a reference date. After the conversion, all lenders under the JFL must collectively hold 51% or more of the equity shares issued by the company. The JLF must approve the SDR conversion packages within 90 days from the date of deciding undertake the SDR. JLF जो है उन्होंने भी approve करना है within 90 days. The conversion of debt into equity as approved under the SDR must be completed 90 days from the date of approval of the SDR package by the JLF. इसका प्राइसिंग क्या क्या हो सकता है देखो प्राइसिंग कैसे कैलकुलेट होगा the conversion of outstanding debt into equity will have to be done at a fair value which will not exceed the lowest of the following subject to the floor of face value. ये तो हो गया कि डेब्ट टू इक्विटी डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे राइट बट वो डेब्ट का वैल्यू जो इक्विटी में कन्वर्ट होगा उसका प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे ये तो बाकी रह गया था ना द कन्वर्जन ऑफ आउटस्टैंडिंग डेब्ट इनटू इक्विटी विल हैव टू बी डन एट अ फेयर वैल्यू अभी ये फेयर वैल्यू जो है वो कैसे डिसाइड होगा तो ये जो दोनों नीचे दिए हैं उसमें से एक डिसाइड होगा एवरेज क्लोजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ 10 ट्रेंडिंग days preceding the reference date जो भी क्लोजिंग स्टॉक मार्केट में आपका क्लोजिंग हुआ है मार्केट वैल्यू का कितने डेज का 10 डेज का जो भी रेफरेंस यानी रेफरेंस डेट का किसको बोलते हैं जब हमने एप्लीकेशन सबमिट किया है राइट उससे प्रीसीडिंग जो 10 डेज है उसका मार्केट वैल्यू कंसीडर करेंगे एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग जब मार्केट क्लोज होता है breakup value that is book value as calculated in the company's latest audited balance sheet इन दोनों में जो भी लोएस्ट वैल्यू आएगा that is called as a fair value for converting your debt into equity. Okay. Then post conversion तो हो गया उसके बाद क्या करेंगे JLF and lender should divest their holdings in the equity उन्होंने equity में कर दिया the company as soon as possible. The divestment of a bank holding in favor of the new promoters, the asset classification of the account may be upgraded to standard with the creation other condition. वो भी classification of account भी उसका renew करना पड़ेगा. The new promoter should not be the person from the erstwhile promoters and the new promoter should acquire at least 51% of the paid up equity capital of the borrower company. Some relaxation has been given to a non-resident acquired where the foreign direct investment capital is below 51%. अगर foreign direct का जो promoter है foreigner आपका promoter है तो less than 51% होगा अगर new promoter आपने appoint किया या financing company work कर रही है as a promoter तो उन्होंने 51% ऑफ द कंपनी का शेयर एक्वायर करना पड़ेगा मल्टीपल बेनिफिट ऑफ एसडीआर स्कीम किस किस को बेनिफिट है ये तो हो गया कि एसडीआर क्यों करते हैं क्यों करते हैं एसडीआर स्ट्रॅटेजिक डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग क्यों करना है अभी आता लास्ट पॉइंट आहे आता पटापट आन्सर द्या चला
अरे आहेत की नाही लेक्चर मध्ये कोणी? काय असतं स्ट्रॅटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग? काय समजले तुमच्या लँग्वेज मध्ये सांगा चला. Restructuring give the right to the means the credit lenders to convert their loan into the equity. हाँ, और करेक्ट है आपका. और उनको बिजनेस में ओनरशिप भी मिल सकती है. और क्या होता है इसमें? एक इंस्टीट्यूट है ना, एक ही इंस्टीट्यूट से लोन लिया है तो आप एसडीआर कर सकते हैं, राइट? एक इंस्टीट्यूट से अगर आपके बिजनेस ने लोन लिया है तो आप एसडीआर कर सकते हैं, राइट? अगर 4-5 इंस्टीट्यूट से लोन लिया है तो नहीं कर सकते ना. करेक्ट है ना ये? इसमें मल्टीपल वाला सीडीआर में है क्या? वही तो मैं पूछ रही हूँ. सेम क्वेश्चन आई एम आस्किंग कि मल्टीपल कब कर सकते हैं और सिंगल वाला कब कर सकते हैं. If your organization borrow a loan from single institute, are you able to go for SDR? Or are you eligible to go for SDR? सी तुम्ही मला आता जरी आन्सर दिले नाहीत ना, आता हे करंट सिनेरियो आहे फायनान्सचा, राईट? सो खूप चेंज झालेला आहे. यू शुड नो दीज थिंग्स व्हेरी क्लिअरली if you want to working as a finance manager. कर सकते कि नहीं कर सकते, बोलो जल्दी. Are you able to go for SDR if you are borrowing loan from single institute? प्रथमेश, अजून कोण कोण आहे? नाव तर मला नवीनच दिसतात आज कोणीतरी. अक्षता असते, राईट? चैतन्य, केदार आहे का? प्रसाद, चैतन्य. अरे किती सिंपल क्वेश्चन आहे की तुम्ही एसडीआर ला कधी अप्लाय करू शकता ऍज अ इन्स्टिट्यूट किंवा ऍज अ बिझनेस. तुम्ही कधी अप्लाय करू शकता? बेसिक क्रायटेरिया काय एसडीआर चा?
याचे आन्सर्स तुम्हाला नेटवरती शोधता शोधता कंटाळा येईल बरं का. चलो चलो जाऊ दे, कोणाला आन्सर द्यायचंच नाहीये तर मी आता काही विचारणार नाहीये इथून पुढे. मल्टिपल बेनिफिट्स ऑफ एसडीआर स्कीम. काय काय बेनिफिट्स है, व्हाट आर द बेनिफिट्स. तो स्टेक होल्डर के लिए जो है क्या बेनिफिट है, देखो द एसडीआर स्कीम will provided relief to a various stakeholder of a debt lend companies. As a bank will take over the business of a company and will sell it afterward. The process, including new management, will improve the company's operation. It will also result in improving the cash flows and the market capitalization of the company will raise. बैंक एक्वायर करती है या फिर न्यू मैनेजमेंट अपॉइंट करती है. दैट मैनेजमेंट की वजह से क्या होगा कि आपके कंपनी को इम्प्रूव करने के लिए टाइम मिलेगा. दैट इससे क्या होता है कि स्टेक होल्डर्स जो है अलग अलग टाइप के, वो थोड़ा रिलीफ फील करते हैं. देन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए क्या बेनिफिट है, द एसडीआर scheme is beneficial to banking and financial channel that have lent to companies and are now facing the problem of repayment. Raising NPS have hit the profitability of the state owned banks. बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने लोन दिया है किसी को, अगर वो रीपेमेंट नहीं करता है, 60 या 90 डेज का क्लॉज था तो नहीं हो रहा है, तो दैट एसेट विल बी कंसिडर्ड एज ए नॉट परफॉर्मिंग एसेट फॉर बैंक. सो नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर इंक्रीज होते हैं तो उसके भी प्रॉफिटेबिलिटी हैमर होती है बैंक की. तो इफ दे अडॉप्ट अ एसडीआर स्कीम दैट विल रिलीव फॉर द बैंक, कि उनका प्रॉफिटेबिलिटी तो हैमर नहीं होगा. In many cases of the restructuring, borrower companies are not able to come out financial stress due to operational or managerial insufficiency despite a substantial sacrifice made by the lending bank. Next, the SDR regime will help to help such a bank financial institution to take control of distressed entity and sell it to the new promoter in the next 18 months. This would help in reviving the company and increase the chances of recovering the advance made by bank. सेल करते तो ऑटोमेटिकली पैसे आते हैं, तो रिकवर होता है उनका एडवांस जो उन्होंने पेमेंट किया है. इश्यूज रिगार्डिंग एसडीआर, ये तो हो गया कि किसको बेनिफिट है. अभी क्या इश्यू हो सकते हैं पूरे. May account run into a problem not because of the insufficient management but due to problem like a weak demand, cheap imports, over capacity, etc. In such cases, the affecting a management change is not likely to substantially improve the troubled company performance. इस जो है कि इंपोर्ट, चीप इंपोर्ट कर रहे हैं आप, वीक डिमांड है आपके प्रोडक्ट के लिए, या ओवर कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, या this will not help to improve your companies though your management is changing. म्हणजे जर ते करंट जरी चेंज केलं असेल मॅनेजमेंट, इफ दे आर चेंजिंग, जस्ट अ मिनिट, वेट. टू सेल देयर स्टेक बैंक्स टू, ओके वेयर वी आर कि हाँ, अगर आपके बेसिक needs what we can say weak demand hai, though if you are changing your management in case of SDR, that will not help to recover the losses. To sell their stake, bank have to find a new promoter within 18 months. Chances of turning around a financial distress company in 18 months are quite bleak. To classify their lendings as a standard, a bank may sell the company in hurry to new promoters without proper due diligence, which may further
डिटोरिएट द कंपनीज फाइनेंशियल। अगर वो करते ही नहीं है, स्टैंडर्ड अकाउंट या सब स्टैंडर्ड अकाउंट करते करते उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो भी उसका रिवर्स इम्पैक्ट हो सकता है। Getting required authorization from the existing shareholders and creditors is expected to be a time-consuming process. कि उन्होंने जैसे प्रोसेस क्या था कि आप वो स्कीम सैंक्शन करो, वो ग्रुप को भेजो, वो पूरे मेंबर ने उन पे साइन करना चाहिए। ये जो प्रोसेस है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। दिस में प्रूव टू बी मेजर bottleneck if the lenders plan to operationalize the SDR scheme. The ability of bank to find a new buyer will be critical in some companies where the conditions of the company is critical. बहुत critical में है कंपनी, तो कोई भी बायर रेडी नहीं होगा कि वो कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना है, कोई भी प्रमोटर्स नहीं मिलता इस केस में। The new promoter may be unwilling to accept the existing term on the debt. वो डेप्ट को जो एक्सेप्ट करना है उन्होंने, जो प्रमोटर्स है वो इन्वेस्ट करेंगे, फिर उनका इन्वेस्टमेंट 51% शेयर में कन्वर्ट होगा। वो जो डेप्ट, जो टाइप ऑफ डेप्ट वो है, तो उसके लिए भी कोई कोई प्रमोटर्स एग्री नहीं होते। यूनियंस माइट प्रोटेस्ट द चेंज इन मैनेजमेंट एट में इफेक्ट देयर पेंशन और बोनस। जो वर्कर्स है वो भी स्ट्राइक कर सकते हैं because they have fear to loss of their income in form of bonus and pension. Schemes for substantial restructuring of distress asset, that is S4A scheme. S4A scheme. Under this scheme, large ticket under this scheme, large tackle loans are restructured. Ticket loan are restructured by sparing a substantial loan from an unsubstantial loan. The lender are required to make this classification. Substantial level of debt is one which bank that think the stressed borrower can service with its critical cash flow. This substantial level of debt should not be less than half the loan or funded liabilities of the stressed entity. क्या scheme है देखो, under the scheme the large ticket loan are restructured by sparing a substantial loan and from a unsubstantial loan. Then क्या होता है, the lenders are required to make this classification. Lenders ने उसका classification करना चाहिए. Substantial level of debt is one which bank think the stressed borrower can serve with the current cash flow. जो भी borrower ज्यादा stressed है, तो उसको current cash flow को help करेगा. This substantial level of debt should not be less than half of the loan or funded liabilities of the stressed entity. जो भी entity है वो financial distress face कर रहा है, तो उसके हाफ लोन शुड नॉट बी लेस देन, हाफ लोन से कम नहीं होना चाहिए। वॉट एवर अमाउंट दे टेकन, उसका हाफ से कम नहीं होना चाहिए। बैंक कैन कन्वर्ट द अनसस्टेनेबल डेप्ट इनटू इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट। बैंक क्या करता है, वो भी कन्वर्ट कर सकता है अनसस्टेनेबल डेप्ट इनटू इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी के रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें भी कन्वर्ट कर सकता है। विच आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अपसाइड to the lenders in case the borrower cannot regain the glory and revoke the financial structure. The main aim of S4A क्या होता है, strengthen the lender's ability to lead with the distress asset. Lenders का उसको stress का strength उसका बढ़ाना है. Put a real assets back on track for the entities facing the genuine difficulties by providing on avenue for the reworking financial structure. Restructure करना है, genuine difficulties है तो financial assets restructure के लिए वो provide करते हैं scheme S4A. Who can make use of these guidelines? कौन इसका use कर सकता है, right?
अभी ये देखते हैं कि कौन यूज कर सकता है। All scheduled commercial bank excluding RRBS, all India term lending and refinancing institution, Exim Bank, NABARD, NHB and SIDBI. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है वो है कर सकते हैं, हु कैन मेक, तो नॉन फाइनेंशियल भी कर सकते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी है या रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज है वो भी इसका यूज कर सकते हैं। विच अकाउंट विल बी एलिजिबल अंडर दिस स्कीम, कौन कौन से अकाउंट हम कंसिडर कर सकते हैं अंडर दिस स्कीम। द प्रोजेक्ट शुड हैव कमेंस्ड कमर्शियल ऑपरेशन, the aggregate exposure including accrued interest of all lenders to the company is more than 500 crores. The debt should meet the test of sustainability through a techno-economic validity, that is TEV study. The external consultant has to ensure the viability of the project. Promoter has to obtain the clean sheet from the forensic audit. These are the criteria who if you want to what we can apply under this scheme, you should fulfill these 3 criteria. What is the role of overseeing the committee? अभी ये सब रन कौन करेगा, ये S4S स्कीम जो है वो रन कौन करता है, तो ओवरसीइंग कमिटी होती है उसके अंदर। The overseeing committee will be constituted by Indian Bank Association in consultation with the RBI and will comprise of immense person. The loan for S4A can be approved only after getting the endorsement of the OC. जो loan होता है S4A के अंदर can approve अगर वो overseeing committee ने दिया है तो। The OC will review the resolution plan submitted by the lenders and check for the reasonableness before giving its opinion. वो पूरा क्रॉस चेक करेगा आपने जो भी प्रोजेक्ट फाइल किया है उनके तरफ। The OC will function as an advisory body, वो advisory body वर्क करेगा। Need for S4S, non-perform क्यों आया है S4S? Non-performing assets for the fiscal year 2015-16 has touched rupees 6 lakhs crore. It's like to further increase in the coming month. The RBI wants the bank to clear their books by March 2017. The scheme can restore the flow of creditor to crucial sector of economy like infrastructure, iron and steel, etc. What are the pros of the S4S? The new guideline will help a bank to manage their NPS. It will help a bank to speed up assets recovery process as they are required to clear their books by March. Borrower will get another opportunity to rework its financial restructure. Oversight of an external overseeing committee will ensure the transparency and save the bank from the undue scrutiny. Just wait for 1 minute. Okay. Oversight of an external overseeing committee will ensure transparency and save the bank from undue scrutiny from the enforcement agencies.
Then the other measures taken by the RBI to manage the bad loans, right? क्या क्या measures है दूसरे जो RBI ने adopt किए हैं? वो debt restructuring है, strategic restructuring है, और क्या क्या measures है वो देखते हैं. 5/25 scheme. This scheme was introduced in December 2014. Under this scheme, RBI allows the lender to extend the maturity of a loan to projects in the infrastructure and core industry sector for 25 years. कहाँ पे वो 25 years कर सकते हैं, एक्सटेंड करते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर है तो वो 25 years तक एक्सटेंड कर सकते हैं. स्ट्रैटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग लाया है उन्होंने कि अभी इस टॉपिक में दिखा है कि इंट्रोड्यूस किया है 2015 में. अंडर दिस स्कीम बैंक कैन कन्वर्ट द पार्ट ऑफ डेट ऑफ द स्ट्रेस्ड एंटिटी इनटू द major equity. This scheme offers the bank to run the management of the stressed entity. House S4A addressed some of the challenges of 5/25 and DSR scheme. ये जो S4A scheme है वो with 5/25 साथ के में भी साथ में काम करेगा और SDR scheme के साथ में भी काम करेगा. वो कैसे काम करेगा? Unlike in 5/25 scheme, S4A scheme allows bank to convert the unavailable portion of the debt into equity. Unlike in SDR, bank need not find a new buyer within specific time period to sell the stake. S4S offer longer duration for turnaround and allow bank to benefit from an increase in equity valuation. Unlike SDR, existing promoter can continue to hold majority stake and make S4S more preferable than SDR. Unlike in other schemes, under S4A, bank can hold the preferable opportunity convertible debenture instead of equity. वो क्या करेगा? देखो सिर्फ डिबेंचर में भी कन्वर्ट कर सकता है इंस्टेड ऑफ इक्विटी. डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम एंड S4A स्कीम. अभी दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी हमने डिफरेंस देखा पहले कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग का. अभी क्या है? S4A स्कीम में क्या डिफरेंस है वो देखते. Under the S4A scheme, bank would be allowed the existing promoter to continue in management even while being a majority shareholder. S4A scheme में क्या होता है? Bank would be allowed the existing promoter to continue in management. Management में वो continue करेगा though the minority shareholders है तो भी. Whereas in case of SDR, the promoter is blinked and ownership is changed. Similarly, under the S4A scheme, the lenders also have two opinion of holding opportunity convertible debenture instead of equity. But in SDR, only the equity holding is allowed. Limitation of this scheme. This scheme can only be applied to operational projects and not to the projects under construction. Construction को नहीं होगा. May these entities may not able to serve sustainable part half of their debt at the debt with their current cash flow. As there exists low level of cash flow is entities belonging to a valuable sector like infrastructure and iron and steel, number of stress loan that could benefit from the scheme would be very low. S4A does not allow the rescheduling of the original tenure of the repayment of debt. The involvement of the external agency may slow the process. Bank will not able to extend the support to a substantial part of the debt. There is a possibility of the high level of equity dilution which may discourage the promoters to turn around the company. Thank you. ये तो हो गया सेकेंड टॉपिक पूरा. ओके आप लोग आंसर देने वाले क्या? तो एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे में पूछ सकती हूँ. अगर आप देने वाले हो तो बोलो.
अभी ये बताओ चलो, a firm that has a series of negative earning, sales decline and workforce reduction is likely had to change in management, a merger, financial distress, new financing. A firm that has a serious negative earning, राइट, फर्म के पास सीरियस नेगेटिव अर्निंग आ रहा है, सेल्स डिक्लाइन हो रहा है एंड वर्कफोर्स रिडक्शन करना पड़ रहा है उनको, इज लाइकली हेडेड टू, वो किस तरफ जा रही है फर्म, चेंज इन मैनेजमेंट होगा, मर्जर होगा, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होगा या न्यू फाइनेंसिंग होगा? मैं मैनेजमेंट चेंज। नहीं, सेल्स डिक्लाइन हो रहा है एंड लेबर एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं, करेक्ट? हाँ, राइट राइट, देन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। यस, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। CDR mechanism will apply to following exposure of 10 crore and above. CDR mechanism will apply to following the exposure of rupees 10 crore and above: syndication of corporate borrowers, multiple banking accounts, consortium accounts of corporate borrower, outstanding, fund base and non-fund base. CDR mechanism will apply to following the exposure of 10 crore and above. सिंडिकेशन करेंगे वो बोरोअर्स का, मल्टीपल बैंकिंग अकाउंट्स करेंगे, या अकाउंट्स ऑफ कॉर्पोरेट बोरोअर, कॉन्स्ट्रम्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बोरोअर, या आउटस्टैंडिंग फंड बेस होगा, फंड बेस एंड नॉन फंड बेस होगा। 10 करोड़ से अबव का जो क्लॉज है उनका। ऑप्शन डी। नहीं, सीडीआर में ना 10 करोड़ का मैकेनिज्म। सिंडिकेशन ऑफ बोरोअर्स करेंगे, मल्टीपल बैंकिंग अकाउंट्स, consuming accounts of corporate borrowers, outstanding fund base and non-fund base. नहीं मैम, ये नहीं जमा। पूरा होगा, चार पॉइंट वो कवर कर सकते हैं अगर अबाउट 10 करोड़ जा रहा है तो। मतलब अभी जो आपने जो ऑप्शन बोला, ऑल फोर? ऑल, हाँ, ऑल फोर। ओके। An appeal from an order of the debt recovery tribunal may be filed before. An appeal from an order of the debt recovery tribunal may be filed before High Court having jurisdiction, Supreme Court, Debt Recovery Appellate Tribunal, or Insolvency and Bankruptcy Board of India. सी, Debt Recovery Appellate Tribunal. Correct. S4A scheme from RBI stands for S4A. इसके लिए स्टैंड होगा स्कीम फॉर, किसके लिए स्टैंड होगा आप बताओ, ऑप्शन में नहीं बताने वाली। S4A scheme of RBI stands for, चलो लास्ट क्वेश्चन है, आंसर दे दो। वो स्कीम, इसकी कौन सा स्कीम है? S4A।
ये है सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस एसेट. करेक्ट. चलो अभी ये एंड करते हैं सेशन. नेक्स्ट सेशन को थर्ड टॉपिक चालू होगा. यू कैन लीव मीटिंग. मैम ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर का कुछ ये आपकी अपनी जो पीपीटी है वो शेयर कर सकते हैं या कैसा है? करते. ओके मैम.